सोचो, एक ऐसा क्रिमिनल जिसको कुछ साल बाद मौत की सजा होने वाली है और उसी आदमी को बना दिया जाता है इंडिया पाकिस्तान के बीच का सबसे खतरनाक अंडरकवर एजेंट। यहीं से शुरू होती है फिल्म धुरंधर। फिल्म की शुरुआत होती है सन 1999 से, जब एक इंडियन एयरप्लेन को पाकिस्तानी आतंकवादी हाईजैक कर लेते हैं और इसी क्राइसिस के बीच IIB के डायरेक्टर अजय सान्याल, जो अपनी सूझबूझ और स्ट्रेटेजी से बिना खून खराबे के अपने लोगों को वापस ले आते हैं। मिशन सक्सेसफुल होता है, लेकिन अजय सान्याल अंदर से बिल्कुल भी शांत नहीं होते। अजय सान्याल को लगता है कि पाकिस्तान हर बार बच के निकल जाता है। वो चाहते हैं कि इस बार सिर्फ रिएक्शन नहीं, एग्जाम्पल सेट हो। इसीलिए वो एक बहुत सॉलिड प्लान बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके सीनियर्स इस प्लान को अप्रूव करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और प्लान फाइल्स में ही दबा दिया जाता है। 2 साल बाद फिर इंडियन पार्लियामेंट पर आतंकी हमला होता है। अब बात सिर्फ बदले की नहीं, नेशनल सर्वाइवल की हो चुकी थी। इस बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और रॉ सेक्रेटरी खुद अजय सान्याल के पास आते हैं और कहते हैं तुम्हारा प्लान अब एग्जीक्यूट होगा। इस ऑपरेशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन धुरंधर। प्लान बिल्कुल क्लियर था, एक अंडरकवर एजेंट पाकिस्तान भेजा जाएगा जो पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में घुसकर वहाँ की हर खुफिया जानकारी इंडिया तक पहुँचाएगा। लेकिन अजय सान्याल जानते थे इस मिशन से कोई जिंदा वापस आने वाला नहीं है, इसीलिए उन्होंने एक ऐसा आदमी चुना जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। इस क्रिमिनल को एक नया नाम दिया जाता है हमजा अली और उसे भेज दिया जाता है पाकिस्तान के सबसे डेंजरस एरिया में। हमजा पाकिस्तान के लियारी इलाके में एंटर करता है। लियारी वो जगह है जहाँ पर हर गली पर अलग अलग गैंग का राज है और यहाँ के सबसे बड़े 2 नाम है बाबू डकैत और रहमान डकैत। रहमान बाबू डकैत की ही नाजायज औलाद है, लेकिन अलग अलग कौम का होने की वजह से दोनों के बीच गहरी दुश्मनी थी। उधर हमजा लियारी में अपनी पहचान बनाने के लिए आलम जूस वाले के यहाँ नौकरी मांगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में रिवील होता है आलम कोई आम आदमी नहीं बल्कि वो खुद इंडिया का रॉ एजेंट है। आलम हमजा को लियारी के हर गैंग, हर लीडर के बारे में समझा देता है। हमजा डिसाइड करता है कि वो रहमान बालोच की गैंग ज्वाइन करेगा, क्योंकि हमजा भी यहाँ खुद को बालोच बताकर आया था। आलम सोच ही रहा होता है कि हमजा को गैंग के करीब कैसे ले जाया जाए, तभी एक खबरी आकर बताता है आने वाली एक शादी में बाबू डकैत के आदमी रहमान के बेटे को मारने वाले हैं। और यहीं से शुरू होता है हमजा का गेम चेंजिंग मूव। प्लान सिंपल था, अगर हमजा रहमान के बेटे को बचा लेता है तो वो सीधा रहमान की नजरों में आ जाएगा। हमजा और आलम शादी में जूस वाला बनकर पहुंच जाते हैं और जैसे ही बाबू डकैत के आदमी हमला करते हैं, रहमान का बड़ा बेटा मारा जाता है, लेकिन छोटे बेटे को हमजा बचा लेता है। जब रहमान हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसका छोटा बेटा उससे सब बता देता है कि कैसे हमजा ने उसकी जान बचाई। हमजा सिर्फ जान नहीं बचाता, वो रहमान को गन्स के नाम, मॉडल्स और रेंज तक बता देता है। ये देखकर रहमान और उसका छोटा भाई उजैर हमजा से पूरी तरह इम्प्रेस हो जाते हैं। उजैर कहता है इसको तो गन्स का भी पूरा नॉलेज है, ये बंदा काम का है। और यहीं से हमजा ऑफिशियली रहमान डकैत की गैंग का हिस्सा बन जाता है। जिसके बाद एक और पावरफुल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, जमील जमाली, पाकिस्तानी आवाम पार्टी PAP का लीडर। जमील जमाली को सिर्फ एक चीज से मतलब था, उसकी कुर्सी। इसीलिए रहमान डकैत और जमील जमाली एक दूसरे के सपोर्टर थे। उस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शंस चल रहे थे और ऐसे में अगर रहमान अपने बेटे की मौत का बदला ले लेता तो पब्लिक बौखला जाती। इसीलिए जमाली उजैर को बुलाकर कहता है कि इलेक्शंस खत्म होने तक रहमान को संभाल कर रखना। उजैर जब रहमान को समझाता है कि बदला लेना सही नहीं है, तब हमजा कहता है कि बाबू को पता था कि इलेक्शन के टाइम आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसीलिए उसने जानबूझ के हमला किया और अब वो बेफिक्र घूम रहा है। ये बात सुनते ही रहमान का खून खौल उठता है, जिससे वो अपनी गैंग को भेजकर बाबू के हर आदमी को ढूंढ ढूंढ के मार देता है और फिर रहमान बाबू डकैत को सरेआम सड़क पर मार देता है। उधर PAP इलेक्शन जीत जाती है और रहमान और उजैर का हमजा पर भरोसा और गहरा हो जाता है। अब हमजा रहमान के सभी काले धंधे संभालने लगता है और रहमान का सबसे बड़ा धंधा था नकली बंदूक और बारूद का व्यापार। अब एक मीटअप के दौरान हमजा को जमील जमाली की बेटी यलीना से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ काफी वक्त बिताता है। सन 2008 में रहमान की मुलाकात खनानी ब्रदर्स से होती है, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो दोनों भाई रहमान को पॉलिटिक्स में उतरने का लालच देते हैं और रहमान इसके लिए राजी हो जाता है। अब खनानी ब्रदर्स रहमान को मेजर इकबाल से मिलने ले जाते हैं, जो कि ISI का लीडर था और बड़े टेररिस्ट के साथ मिला हुआ था। मेजर इकबाल रहमान से बंदूक और बारूद खरीदने की बात करता है, लेकिन उजैर कहता है हम सिर्फ नकली बंदूकें बेचते हैं। इस पर इकबाल कहता है कि तुम असली बंदूक और बारूद बलूचिस्तान के लीडर शिरानी से ले सकते हो। ISI वाले डायरेक्टली शिरानी से सौदा नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले ही बलूचिस्तान उनसे अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। इसीलिए सिर्फ रहमान ही उनसे वो सामान खरीद कर ला सकता था, क्योंकि शिरानी रहमान का काफी अच्छा दोस्त था। लेकिन रहमान इसके लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि रहमान हमेशा से ही बलूचों का
सपोर्टर था और ऐसा करके वो अपनी कौम को धोखा नहीं देना चाहता था। लेकिन इकबाल फिर रहमान को प्रेसिडेंट से बात करके पॉलिटिक्स में उतारने का लालच देकर उससे ये बात मनवा लेता है और कहता है कि इससे वो बलूचिस्तान पर हमला नहीं करेगा बल्कि उससे हिंदुस्तान पर हमला किया जाने वाला है। अब हमजा इन सब से चौकन्ना हो जाता है कि आईएसआई इंडिया पे हमला करने वाला है और खनानी ब्रदर्स इंडिया में नकली नोटें भेज रहे हैं। ये सारी खबरें वो अजय सान्याल तक पहुंचाता है, लेकिन अजय सान्याल जानते थे कि फेक करेंसी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है और इस वक्त का सबसे जरूरी मुद्दा था इंडिया पर होने वाला हमला, जो कि 3 अक्टूबर 2008 को हो सकता था। इसके लिए इंडियन मिलिट्री को तैयार कर दिया जाता है और सुरक्षा बढ़ा दी जाती है।